समीक्षाधिकारी पेपर के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ वो समझने का प्रयास करते हैं जिन क्षेत्रों से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर। इसका संबंध निम्न में से किससे है? पीसी कल्चर, इसको पॉलीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। पी और सी, पॉलीकल्चर। पॉली का मतलब, यहाँ पॉलीकल्चर का मतलब है एक ही तालाब या जलाशय में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन एक साथ करना। इसी को शॉर्ट में पीसी कल्चर कह दिया जाता है। जैसे रोहू है, कतला है, मृगल है, ये सब मछलियों की प्रजातियां हैं। तो इस पीसी कल्चर का मतलब एक ऐसी तकनीकी है जिसमें अनेक मछली प्रजातियों को एक ही वातावरण में पाला जाता है। तो इसका संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, आर्थिक लाभ बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। अंगूर की खेती, इसको आप जानते हैं, इसका क्या नाम है? इसको नाम देते हैं विटीकल्चर। वहीं रेशम की कीटों का अगर वाणिज्यिक पालन होता है तो इसे नाम दिया जाता है सेरीकल्चर। और सब्जी, फूलों और फलों को उगाने वाला जो प्रक्रिया है, यानी कि ये तकनीकी है, इसको नाम दिया जाता है हार्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलल जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर स्थित है? तो सलल जल विद्युत परियोजना, आंसर सही होगा जम्मू कश्मीर। इसमें 3-4 बातों को ध्यान रखना है। पहला तो ये जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पहली बात जम्मू कश्मीर में है। किस ज़िले में है? तो जम्मू कश्मीर के रीसी ज़िले में है। जम्मू कश्मीर के ये रीसी ज़िले में है। उसके अलावा किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। ये परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। इसके साथ में ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी कुल क्षमता 690 मेगावाट है। परियोजना को सलल डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? झरिया, बोकारो, धनबाद, आमेर। सही उत्तर है आमेर। आमेर जो है ये राजस्थान के जयपुर के पास एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कोयले का खनन नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आमेर। वहीं अगर झरिया की बात करें तो ये झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, विशेष करके कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो झारखंड में स्थित ये भी कोयला खनन यहाँ भी बड़े पैमाने पे होता है। धनबाद को तो कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये कोयला, भारत की कोयला राजधानी है धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जनसंख्या पिरामिड का विस्तृत आधार बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाता है। अगर उसका आधार विस्तृत है तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या को दिखाता है। देखिए 0 से लेके 14 ईयर जो जनसंख्या पिरामिड होता है, इसका आधार 0 से 14 वर्ष की आयु समूह को दर्शाता है। और अगर आधार चौड़ा है, किसी जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा है, तो ये इंगित करता है कि जन्म दर अधिक है। और जब जन्म दर ज़्यादा है तो बाल जनसंख्या बड़ी संख्या में है, यानी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल सही है। दूसरी जानकारी, जनसंख्या पिरामिड का जो दायां पक्ष है, ये राइट साइड, ये स्त्रियों की संख्या को बताता है। बिल्कुल सही है। राइट साइड जो है ये स्त्रियों की संख्या को बताता है और लेफ्ट साइड जो है वो पुरुषों की संख्या को बताता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा सत्य कथन पूछा गया है तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु। तो बिल्कुल जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख फैक्टर है। अनुकूल जलवायु जैसे समशीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ जनसंख्या घनी होती है। जैसे भारत की गंगा घाटी हो गई। और ज़्यादा ठंडा हो जैसे साइबेरिया है, बहुत ज़्यादा गर्म हो, शुष्क हो, सहारा रेगिस्तान के जैसा हो,
तो वहाँ पे इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो बहुत विरल होती है। तो पहला फैक्टर तो बिल्कुल सही है। दूसरा है मृदा, और मृदा को लेकर के भी ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से ये भी एक है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी हो गया, नील नदी घाटी हो गया, जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनी और अधिक पाई जाती है, क्योंकि उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र होता है। और तीसरा है खनिज, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपने झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो जहाँ पे मिनरल के रिसोर्स हैं वहाँ पर औद्योगिकरण होता है, इंडस्ट्रियाँ जाकर के स्थापित होती हैं, रोजगार का अच्छा साधन डेवलप होता है जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसीलिए जो क्षेत्र खनिज से रिच हैं वहाँ पर जनसंख्या प्रभावित होती है, वितरण जनसंख्या का खिंचाव ज़्यादा होता है। जो अवसर विहीन हो गए, खनिज विहीन है, तो वहाँ अवसर नहीं है, वहाँ घनत्व जनसंख्या का कम हो जाता है। तो ये तीनों फैक्टर, जलवायु, मृदा और खनिज, ये तीनों फैक्टर जनसंख्या वितरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। और ये तीनों कारक जहाँ अनुकूल हों वहाँ जनसंख्या घनी होती है। आंसर हो जाएगा, सत्य पूछा गया है तो आपका तीसरा। अगला है, कपास के लिए अनुकूल जलवायु के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, किसी भी फसल के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कपास की चर्चा हो रही है, तो उच्च तापमान पहला लिखा गया है, हल्की वर्षा, चमकीली तेज धूप। तो देखिए जो कपास की खेती होती है उसके लिए अगर तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का एक उच्च तापमान इसके लिए आदर्श माना जाता है। अत्यधिक ठंडा या पाला कपास को नुकसान पहुंचाता है, तो ये तो सही है। दूसरा, 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा, यानी कि हल्की वर्षा नहीं, वर्षा जो होनी चाहिए वो मध्यम रेंज में होनी चाहिए। अधिक वर्षा हो गई या जलभराव हो गया या निम्न वर्षा हुई तो भी फसल को नुकसान पहुंचता है। और तेज चमकीली धूप, ये पकने के समय शुष्क और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो गया, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। एक बात ये ध्यान रखना है कि काली मिट्टी का प्रयोग कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और भारत में ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कपास की खेती मुख्य पैमाने पर की जाती है। तो इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर कपास की खेती बहुतायत में की जाती है। कपास की खेती के लिए गर्म, शुष्क और मध्यम वर्षा वाला जो जलवायु है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? कपास को, पटसन को, मक्का या मिलेट? सही उत्तर है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। ये सुनहरा होता है रंग में, रेशे चमकदार होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल है, मजबूत है, सस्ता है, पर्यावरण अनुकूल है। और ये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, इसमें इसका उत्पादन होता है और इसका उपयोग किया जाता है बोरे, रस्सियाँ, कालीन की तुनाई आदि में, या आजकल तो पर्यावरणीय अनुकूल जो बैग बन रहे हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। सुनहरे रेशे के संदर्भ में एक बात और याद रखनी है, इसको प्लास्टिक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है और ये लोकप्रिय हो रहा है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जहाँ से लगभग 31% वैश्विक उत्पादन का 31% उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया है। और वो भी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से लगभग 31% का उत्पादन होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो गिनी है, तीसरे नंबर पे उत्पादन में जो रैंकिंग है वो चाइना की है। कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। भारत के संदर्भ में कार्यशील जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत का जो सांख्यिकी कार्यालय है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, उसके अनुसार 15 वर्ष से लेकर के 59 ईयर्स के लोगों को कार्यशील लेबर फोर्स में शामिल किया जाता है।
2011 की जो जनगणना है और अन्य जितने श्रम संबंधी सर्वेक्षण हैं वो यही वर्गों को मान्यता देते हैं। इस आयु वर्ग में वो लोग शामिल हैं जो कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए उपलब्ध हों, उनको कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा जो 0 से लेके 14 ईयर्स तक के हैं, 0 से लेके 14 ईयर्स तक के लिए हैं, उनको नाम दिया जाता है कि वो डिपेंडेंट हैं, निर्भर जनसंख्या। और जो 60 से ऊपर की जनसंख्या है उसको नाम दिया जाता है वरिष्ठ निर्भर जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो वो घटना क्या कहलाती है? एक देश है और इस देश को छोड़ रहा है, तो यहाँ से अब दूसरे देश में वो जा रहा है। तो देखिए, दो चीज़ें एक साथ यहाँ हो रही हैं, एक देश को छोड़ रहा है, एक देश में प्रवेश कर रहा है। तो जिस देश को छोड़ रहा है वहाँ से वो उत्प्रवास कर रहा है, और जिस देश में जा रहा है उस देश में वो आप्रवास कर रहा है। इसको आप्रवासन और इसको उत्प्रवासन दिया जाता है नाम। तो जो आप्रवासन है इमिग्रेशन और उत्प्रवासन इमिग्रेशन, दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं जो किसी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से संबंधित हैं। आप्रवासन का अर्थ है किसी दूसरे देश में जाकर बसना, जबकि उत्प्रवासन का है कि अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में बसना। दोनों क्रियाएं एक साथ ही होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से रहने और कमाने के इरादे से जाता है तो इसे आप्रवासन उस देश के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने हमारे देश में आप्रवासन किया है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है और वहाँ स्थायी रूप से रहने का फैसला करता है तो इसे अमेरिका के लिए आप्रवासन कहा जाएगा। आप्रवासन का मुख्य उद्देश्य किसी दूसरे देश में बेहतर जीवन, काम, शिक्षा के अवसर को तलाशना है। वहीं अगर इमिग्रेशन की बात करें यानी उत्प्रवासन की, तो जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से रहने के लिए जाता है तो इसे उत्प्रवासन कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है तो भारत में इसको उत्प्रवासन कहा जाएगा। उत्प्रवासन का मुख्य कारण भी बेहतर जीवन, काम, शिक्षा इसका तलाश हो सकता है। तो यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो जो माइग्रेशन है ये उसी से निकले हुए दोनों शब्द हैं। यानी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर रहा है और उसमें जिस देश से जा रहा है वहाँ से उस अवस्था में उसको उत्प्रवासन, और जिसमें जा रहा है वहाँ पे उसे आप्रवासन कहा जाता है। तो आज हमने कई चीज़ों को देखा, कई कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास किया गया, और आपको अपनी तैयारी को इसी तरीके से धारदार बनाना है। इसमें ज्योग्राफी पे भी आपको विशेष फोकस करना है। ज्योग्राफी का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उस पर विशेष रूप से फोकस करना है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस